बिहार पिछड़ा क्यों? प्राचीन काल से ही बिहार ने लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को मार्गदर्शन देने का कार्य किया है। लोकतंत्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध लिच्छवी गणतंत्र और शिक्षा जगत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के भग्नावशेष आज भी शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने स्वरूप की कहानी कहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अशोक, शेरशाह सूरी, चाणक्य, 1857 के सिपाही विद्रोह के हीरो बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह आदि का अपना एक अनूठा इतिहास रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बिहार के पश्चिम चंपारण को अपनी कर्मभूमि बनाया था तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी इसी धरती से विदेशियों को ललकारा था। धर्म के क्षेत्र में भी भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध के ज्ञान की मशाल से देश ही नहीं विश्व का कोना कोना रोशन हो रहा था। प्रकृति ने भी बिहार के प्रति काफ़ी उदारता दिखाई है। इसके गर्भ में पर्याप्त खनिज विद्यमान है। इतना ही नहीं, साल भर पानी संजो कर रखने वाली तथा अपने साथ उर्वरा मिट्टी लेकर आने वाली गंगा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी तथा अधवारा आदि सैकड़ों नदियां राज्य को हरा भरा बनाने में योगदान देती है। 1991 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ 63 लाख थी, जो प्रति वर्ष 20 लाख की दर से बढ़कर अब लगभग 12 करोड़ हो चुकी होगी। जनसंख्या विस्फोट की यह स्थिति राज्य के पिछड़ेपन तथा दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण है और इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जाएगी। जनसंख्या की बेलगाम वृद्धि का सीधा ताल्लुकात शिक्षा तथा आर्थिक विकास से है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि कभी विश्व को मार्गदर्शन देने वाला हमारा बिहार निरक्षरों की अंतिम पंक्तियों में है। जहाँ तक आर्थिक विकास का संबंध है, देश के कृषि प्रधान इस राज्य की 80% आबादी की रोटी का आधार खेती ही है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के किसानों को व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की मर्जी से जीना पड़ता है। हालात यह है कि विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि रखने वाला बिहार होने के बावजूद प्रति वर्ष लाखों टन अनाज के लिए राज्य को केंद्र का मोहताज रहना पड़ता है। आज़ादी के 70-72 वर्षों के बाद भी बाढ़ तथा सूखा बिहार की नियति बनी हुई है और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये व्यय करने पर भी यह कोढ़ बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ तक उद्योग धंधे का सवाल है, उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में IDPL को छोड़कर किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जा सकी है, बल्कि पूर्व की स्थापित इकाइयों में आधी से अधिक चीनी मिलें बंद है। डालमिया नगर उद्योग समूह, बरौनी खाद्य कारखाना, IDPL मुजफ्फरपुर, हटिया का भारी नियंत्रण कॉरपोरेशन, अशोक पेपर मिल, दरभंगा ठाकुर पेपर मिल, समस्तीपुर सहित अन्य कई कारखाने बंद पड़े हुए हैं। उदारीकरण के दौर में बिहार में विदेशी निवेश के भी प्रयास किए गए। योजना के उद्देश्यों से दूर प्रखंड विकास पदाधिकारियों रोजगार के उद्देश्य से विकास कार्य का चयन नहीं करते, अपितु जनप्रतिनिधियों की इच्छानुसार उनके चहेते
ठेकेदारों के द्वारा कार्य कराते हैं और रोजगार सृजन के फर्जी आंकड़े तैयार किए जाते हैं। दरिद्रता का आलम यह है कि आज़ादी के लंबे अरसे के बाद भी गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों की संख्या भारत में 1991 के जनगणना के अनुसार 48% है। आज यह सवाल चुनौती बनकर खड़ा है कि बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन। निस्संदेह यह स्थिति चंद वर्षों में नहीं बनी है, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज़ादी के शुरुआती वर्षों को छोड़ शेष अवधि में बिहार में कृषि, सिंचाई, विद्युत तथा औद्योगिक विकास के लिए कुछ नहीं किया गया है। ना उत्पादन बढ़ा, न पूंजी संचय हुए तथा पूंजी निर्माण हुआ और ना ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। एक ओर राजस्व तथा राज्य की आय घटी, दूसरी ओर राजकाज तथा अफसरों पर खर्च बढ़ा। स्वाभाविक है कि राज्य दरिद्र होता चला गया। कर्ज लेकर राज्य की व्यवस्था चलती रही, जिससे आम नागरिकों की रीढ़ कमजोर हुई है। बिहार की केंद्र सरकार द्वारा भी उपेक्षा होती रही है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना की स्थापना, कृषि के विकास हेतु सिंचाई तथा ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण प्रति व्यक्ति योजना व्यय तथा केंद्रीय सहायता मद में आवंटित राशि भी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1985-86 में तथा पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने 1996-97 में दो बार विकास के लिए बिहार पैकेज की घोषणा की, परंतु बिहार को उस पैकेज का कोई लाभ नहीं मिला। बिहार की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जब राजनीतिक दलों के नेता संकल्प के साथ भ्रष्टाचार पर हमला बोलने को आगे बढ़े, राजकाज, मंत्रालयों तथा अफसरों के खर्चों में व्यापक कटौती की जाए, सिंचाई, विद्युत तथा यातायात की प्रमुखता के साथ विकास किया जाए। इसके अलावा पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही प्रारंभ की गई भू सुधार एवं चकबंदी की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। बेरोजगारी निवारण हेतु लघु तथा कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण को प्रमुखता दी जाए। नदी जल उपयोग का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा अशिक्षा उन्मूलन के साथ आम नागरिकों को शांति एवं सुरक्षा प्रदान किया जाए। राज्य सरकार मजबूती से केंद्र से अपना हक प्राप्त करे। दूसरी ओर केंद्र सरकार भी संसाधन वितरण के लक्ष्य में जनसंख्या तथा पिछड़ेपन को संसाधन आवंटन का आधार बनाए। बिहार को मूल्य आधारित खनिज की रॉयल्टी देने के साथ साथ दूसरे राज्यों में स्थित कार्यालयों को बिहार वापस लाया जाए। पिछड़े राज्य बिहार के आंतरिक संसाधनों को गतिमान करने के लिए आधारभूत संरचना, विद्युत, सिंचाई, परिवहन, यातायात की जिम्मेदारी केंद्र स्वयं लेकर राज्य को अगली पंक्ति में लाने की व्यवस्था करे। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा विदेशी विनियोग का रुख बिहार की ओर मोड़ा जाए, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ पूंजी संचय तथा पूंजी निर्माण बढ़े तथा पिछड़ा एवं उपेक्षित बिहार भी खुशहाल बनकर राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। क्या आप मुझे सपनों के बिहार के रूप में देख सकते हैं? मैंने जो ये बातें उठाई है, ये सपनों के बिहार की एक परिकल्पना मात्र है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम पिछड़े ही कहे जाएंगे।
आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।